वेलकम बैक टू माय चैनल पैक्ड बाय आसी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 सोशियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। और मैं आपको इस चैप्टर को बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आप इसे इजीली याद कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका इंट्रो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको क्या करूँगी ना, पहले सारे डिफिनीशन को अच्छे से आपको एक बार सुना दूंगी पढ़ के। देन आफ्टर मैं इसको अच्छे से आपको समझाऊंगी इन वेरी इजी लैंग्वेज, जिसे आपको अच्छे से समझ में आ सके ये सारी चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन पढ़ के सुना देती हूँ। डिफिनीशन में क्या है? सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन। इन इजी वर्ड, स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव एंड इंटरेक्ट इन सोसाइटी। अब चलिए मैं इसको अपनी लैंग्वेज में एकदम इजी तरीके से समझाती हूँ। सोशियोलॉजी का मतलब होता है सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना, यानी हम लोग कैसे रहते हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, इस सब चीज़ों का स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक इज दैट सोसाइटी। फिर से वहीं मैं आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ के सुना दूंगी, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगी। सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप which people interact and share a common culture, value and norms. In easy word, group of people living together with shared rules. सोसाइटी का मतलब सिर्फ लोग का ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, बल्कि लोगों के बीच का रिलेशनशिप बताता है। सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जहाँ लोग इंटरेक्ट करते हैं और कॉमन कल्चर, वैल्यू और रूल्स फॉलो करते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फैमिली, स्कूल एंड फ्रेंड, ये सब मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने, वहाँ पे हम फ्रेंड्स बनाते हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे इंटरेक्ट होते हैं। ये सब क्या है? ये सब एक सोसाइटी का पार्ट तो है, हम एक सोसाइटी तो बना रहे हैं वहाँ पे। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो सोशियोलॉजी इमेजिनेशन, द पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू। और यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करती हूँ जो नाम है ना, सी राइट मिल्स का, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट नेम। आप कितना भी बढ़िया डिफिनेशन क्यों ना लेते हो, अगर आप ये नेम लिखना भूल जाओगे ना तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा उस पर, ठीक है। तो ये नाम लिखना मत भूलना। अब मैं इसको पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड वाइडर सोशल फोर्स। Personal trouble are individual problem experienced by a person at a personal level. Example, failure in exam, not getting job. Public issue are problems that affect a large number of people in society. Example, unemployment, poverty. अब बहुत ही इजी वर्ड में अगर हम बोलना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं, कनेक्टिंग योर लाइफ प्रॉब्लम विद सोसाइटी। ये पढ़ के तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ इसको। सी राइट मिल्स कहते हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके देखना चाहिए। ये भी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको हमें सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना चाहिए। यानी जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो सिर्फ पर्सनल नहीं होता, कभी कभी सोसाइटी से भी मिलता जुलता होता है, मतलब रिलेटेड होता है। अब हम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल का ये समझाती हूँ मैं। फेलियर इन एग्जाम, ठीक है, नॉट गेटिंग जॉब। हम क्या सोचते हैं, अगर हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो गए, अगर हम फेल हो जाए एग्जाम में तो हमें जॉब नहीं मिल पाएगा। बट ये तो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से हमें जॉब नहीं मिल रहा है, ये तो हमारा पर्सनल एक इशू नहीं हुआ, ये तो पब्लिक इशू हुआ ना। ये अनएम्प्लॉय पढ़े लिखे लोग को भी मिल रहा है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जब हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को या फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स को पब्लिक इशू के साथ हम जोड़ देते हैं ना, तब जाके हमारा सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसके बारे में हमें डिस्क्राइब किसने किया है? सी राइट मिल्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, मैंने वहाँ पे आपको पर्सनल एंड पब्लिक इशू नहीं समझाया, ठीक है। तो मैं पर्सनल और पब्लिक वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे। पर्सनल मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है,
जैसे एग्जाम में फेल होना या जॉब ना मिलना, जैसे मैंने पहले ही समझाया, एग्जाम में फेल हो गए तब हम सोचते हैं यार हमें जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन वो पब्लिक इशू भी तो है। वो प्रॉब्लम होती है जो सोसाइटी में बहुत लोगों को अफेक्ट करती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। ये भी तो एक प्रॉब्लम है जो कि पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है। तो आप समझिए पर्सनल प्रॉब्लम एंड पब्लिक प्रॉब्लम के बीच का डिफरेंस। अब ये हमारा जो है टॉपिक, प्लुरलिटी एंड इनइक्वालिटी अमंग सोसाइटी। प्लुरलिटी refer to the existence of diverse culture, religion, language and lifestyle in society. In easy word, diversity in society. अब इसको पढ़ के ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये जब आप पढ़े होंगे ना तो डाइवर्सिटी इन सोसाइटी को ही हम प्लुरलिटी कहते हैं, समझे। तो डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। अब हम बात करते हैं प्लुरलिटी और इनइक्वालिटी की। प्लुरलिटी क्या होता है? इसका मतलब होता है डाइवर्सिटी, यानी सोसाइटी में अलग अलग कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज और लाइफ स्टाइल होना। अब हम अपने इंडिया का ही देख लें, यहाँ पे कितने सारे सारे अलग से डाइवर्सिटी है, कल्चर है, लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी का मतलब होता है सबको इक्वल रिसोर्स नहीं देना या फिर नहीं मिलना। जैसे वेल्थ, पावर और स्टेटस। जब वेल्थ, पावर, स्टेटस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना, तब हम उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ओके। और आपने देखा होगा, आई थिंक अगर बुक खोला होगा तो आपने एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा कि इस पे एक होल चैप्टर भी है आपके बुक में, ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो यहाँ पे हम बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे क्योंकि ये होल चैप्टर है, तो आगे चैप्टर में हम पढ़ने ही वाले हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हम बस इसका की कंसेप्ट जानेंगे, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी सोसाइटी में लोगों का डिफरेंट लेवल पे डिवाइड करना, जैसे रिच और पुअर, द सिस्टम बाय विच सोसाइटी रैंक कैटेगराइज बाय पीपल इन हायरार्ची। लोगों को कैटेगराइज करते, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम 9th और 10th में हम लोगों ने पढ़ा है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसे ही, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने, जो कि है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज। फिर से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये अच्छे से ये कर लेना। यहाँ पे आप स्टार बना देती हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, 100% है आपके हाफ ईयरली में, इसमें से क्वेश्चन बनता ही है। तो इसमें क्या होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि सोशियोलॉजी बस कॉमन सेंस है, लेकिन ये गलत है। मैनी पीपल थिंक सोशियोलॉजी इज जस्ट कॉमन सेंस, बट दे आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। अब हम कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। कॉमन सेंस क्या होता है? इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है और कभी कभी स्टेरियोटिपिकल भी होता है। बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, लोग कहते हैं बॉयज नेचुरली एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजी यहाँ पे क्या कहता है? लेकिन सोशियोलॉजी साइंटिफिक मेथड यूज करता है और हर चीज का रीजन पूछता है, व्हाई, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक मेथड, एविडेंस एंड क्वेश्चन व्हाई थिंग्स आर द वे दे आर, क्यों हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। इसी से रिलेटेड मुझे एक बुक याद आ गया अभी, जो कि मैं हाल ही में खत्म की हूँ, व्हाई आई एम अथीस्ट, भगत सिंह का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। आई होप अगर आपके पास टाइम हो तो वो बुक जाकर पढ़ना, बहुत ही अच्छा बुक है। मैं पैसे नहीं दे रही हूँ, बस मैं बोल रही हूँ, अगर तुमको नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता हो, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता हो, तो ये बुक पढ़ना, ठीक है। उसमें भी वो एविडेंस पे वो बिलीव करते हैं, वो स्टेरियोटिपिकल पे बिलीव नहीं करते हैं। वो अगर कोई भी चीज हो रहा है तो उस पर क्वेश्चन पूछते हैं, भाई क्यों हो रहा है ये सब, ठीक है। अगर आपको टाइम मिले तो आप नॉवेल्स पढ़ा कीजिए, इससे आपको देखिए अब नॉवेल से रिलेटेड हमको सोशियोलॉजी का ये मिल गया। इसीलिए सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस दोनों अलग होते हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं? सोशियोलॉजी में हम एविडेंस पे बेस्ड प्रूफ रखते हैं, वाई क्वेश्चनिंग करते हैं कि भाई अगर ये है तो इसके पीछे ये कारण क्यों है। एक और एग्जांपल मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। जैसे लोग कहते हैं लड़कियां पैदा हुई हैं सिर्फ घर चलाने के लिए, शादी करने के लिए, लेकिन हम, ये कॉमन सेंस है कि लड़कियां पैदा हुई हैं, हम एक जेंडर बना देते हैं। जेंडर और सेक्स दोनों अलग हैं। जेंडर जो है वो हमारी सोसाइटी ने बनाया है, सेक्स बायोलॉजिकल है, ठीक है। तो
हमने एक धारणा बना लिया है कि भाई वो लड़की है तो घर चलाएगी, नहीं, ये एक कॉमन सेंस है, बट सोशियोलॉजी ऐसा नहीं करता। वहाँ पे पूछेगा क्यों, क्यों लड़की है तो क्यों घर चलाए, क्यों लड़के घर नहीं चला सकते, तो वो एविडेंस मांगता है कि कहाँ लिखा है कि लड़कियां ही घर चलाती हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं हम। इंटेलेक्चुअल आइडिया दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एकदम से नहीं आया, ठीक है, यूरोप में हुई चेंजेस की वजह से डेवलप हुआ। इनलाइटमेंट एक ऐसा पीरियड था जहाँ लोग रीजन और साइंटिफिक थिंकिंग पे फोकस करने लगे। ठीक है, सोशियोलॉजी डिड नॉट अपीयर बाय एक्सीडेंट, इट वाज अ रिस्पॉन्स टू द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन यूरोप, द इंटेलेक्चुअल आइडिया, द enlightenment, a period emphasizing reason and empiricism, even evidence based truth over religion। अब यहाँ पे फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ गया, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, अगस्त कॉन्ट। ये कौन थे? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ देगा। और स्पेंसर थे, एंड ये दुर्खिम थे। ठीक है, तो ये होल नेम नहीं है, अगर आपको पूरा नाम जानना है तो आप पहले एससीईआरटी रीड करो। मैं चाहती थी इसमें मेंशन कर सकती थी, फिर मैंने ये भी लिखूंगा तो सही है, बट ये पढ़ने के बाद से आप एनसीईआरटी पढ़ते हो कि नहीं, अगर ये पढ़ लिया आपने, मेरी वीडियो आपने देख ली, अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो स्पेंसर और दुर्खिम ये दो इनके नाम है। इसके आगे भी एक और नाम है, चलो बता देती हूँ, हार्बर्ट स्पेंसर और इमाइल दुर्खिम। ठीक है, वांटेड टू अप्लाई साइंटिफिक मेथड टू सोसाइटी। अगस्त कौन थे? फादर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट थे। और थिंकर कौन थे? जैसे स्पेंसर और दुर्खिम थे। ओके, मतलब वहाँ पे लॉजिक लगाया, एविडेंस बेस्ड पे पढ़ाई किया। ये तीन नाम, और एक में जो पीछे सी राइट मिल्स का बताया था वो। और यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप अपनी कॉपी पे राइट कर लो। ठीक है, अब ये मत बोला कॉपी लेकर नहीं बैठे, कॉपी लेने उठ के चले गए, नहीं, सत्यनारायण भगवान का कथा तो मैं सुना नहीं रही थी। तो क्या करो ना, जब भी तुम पढ़ने बैठो कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तुम उस चीज़ों को हाईलाइट कर सको। ठीक है, तो यहाँ भी क्वेश्चन लिखो, राइट 5 नेम ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट। 5 नाम सोशियोलॉजिस्ट को लिख के लाने हैं। ठीक है, इसमें से आपको 3 तो इजीली पता चले गए, और 2 है वो पता करो और कमेंट्स में लिख के डाल देना। ठीक है, 5 सोशियोलॉजिस्ट के नेम, और इनके जो आगे का जो है नेम वो भी कमेंट्स करके मुझे कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं द मटेरियल इशू दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में लोग विलेज से सिटी में आए, फैक्ट्रीज बनी और अर्बनाइजेशन हुआ। फ्रेंच रिवोल्यूशन ने लिबर्टी और इक्वालिटी का आइडिया दिया, लेकिन साथ में सोशल प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई, इसलिए थिंकर्स ने सोसाइटी को समझने की जरूरत महसूस की। ठीक है, ये हुआ एक इजी सिंपल एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंडिंग यू। एंड अब हम जा रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ने, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे आप इसका डेफिनेशन लिखोगे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू फैक्ट्रीज लीडिंग टू अर्बनाइजेशन, ग्रोथ। अच्छा, ये ग्रोथ अलग अलग है, तो अलग अलग कर लेना इसको, ऑफ सिटी एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है, इतना तो आना चाहिए तुम लोग को। कैपिटलिज्म मतलब ऑनरशिप। जैसे एक कंपनी है, वहाँ एक मैन है जो कंट्रोल करता है होल कंपनी को, आप सीईओ ले लो। ठीक है, तो सीईओ हो गया, वो जो होल कंपनी को मैनेज करता है, और उसका पूरा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो कैपिटलिज्म वही होता है, इंडिविजुअल ओनरशिप होता है, जो ओनली मोटिव होता है उसका प्रॉफिट कमाने के लिए, समझे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या होता है, ब्रोथ आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी बट ऑल्सो सोशल चायोस लीडिंग थिंकर टू सिक सोशल ऑर्डर। जैसे मैंने बताया, वहाँ से लिबर्टी इक्वालिटी का आइडिया तो आया, बट वहाँ पे सोशल चायोस भी हुए, जिसे थिंकर्स को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमें यहाँ पे सोशल ऑर्डर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ के जो लीडर्स थे उनको महसूस हुआ कि हमें सोशल ऑर्डर की जरूरत है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। टेंशन मतलब खत्म ही होने वाला है बस।
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आपको जहाँ नहीं समझ में आए प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आप अच्छे से, ठीक है। वाई स्टडी यूरोपियन ओरिजिन एंड ग्रोथ इन इंडिया। अब सवाल आता है यूरोप को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा वाई वाई स्टडी यूरोपियन ओरिजिन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से। तो वाई स्टडी यूरोपियन ओरिजिन, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी का कॉन्सेप्ट वहीं से आया था। इंडिया में सोशियोलॉजी कॉलोनियल पीरियड के बाद डेवलप हुआ। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जैसे जीएस बुरह, एम श्रीनिवासम इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया, जैसे कास्ट सिस्टम, विलेज और ट्रेडिशन, ठीक है। Why Europe? Because the modern world factors democracy and science started there. To understand modern society, we must understand its birthplace. जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडर्न जो सोसाइटी है उसका कंसेप्ट यहीं से आया था। इंडिया में जो सोशियोलॉजी आया था कॉलोनियल पीरियड के बाद डेवलप हुआ था। और जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे, मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द टीचर्स, या तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या तो 1 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे 1 मार्क्स में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कौन थे? जीएस गुरहा एंड एम श्रीनिवास, ठीक है। हाईलाइट कर लो एकदम, इसको अच्छे से याद कर लेना ना। जितना सोशियोलॉजी में क्या है ना, आपको सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को देखना होता है, अपने आसपास की चीज़ों से समझना होता है। सोशियोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है या फिर समझाने वाले सब्जेक्ट नहीं है। आप देखोगे यूट्यूब पर इसकी वीडियो बहुत कम है, क्योंकि आपको इसको सोसाइटी को देखकर समझना है, समझे। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम अपने। The scope of sociology and its relationship to other social science discipline. सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत वाइड है। ये माइक्रो लेवल पे भी स्टडी करता है, जैसे दो लोगों का इंटरेक्शन, और मैक्रो लेवल पे भी, जैसे ग्लोबलाइजेशन। और सोशियोलॉजी का रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट से भी होता है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमी, सबसे होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिविक्स भी आ रहा है। ये जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है बहुत वाइडर है, और इसको सोशल साइंस से भी रिलेट करता है, डिसिप्लिन से भी रिलेट करता है। हिस्ट्री हो गया तो देखो मैंने बोला था ना, इस समझने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको इंटर रिलेट किया जा सकता है, इसको रटा नहीं जा सकता लाइक अदर सब्जेक्ट। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वास्ट, रैंकिंग फ्रॉम द माइक्रो इंटरेक्शन, माइक्रो दो पीपल के बीच में जो बातें होती हैं, मैक्रो प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन। आई थिंक जो इकोनॉमिक लिए होंगे ना उनके में होगा माइक्रो मैक्रो, ये दो होगा, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। चलो कंपैरिजन टेबल, नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगी कंपैरिजन टेबल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट, ये टीचर का बहुत पसंदीदा सवाल होता है, इसको 3 मार्क्स कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। चलो अब मैं रेडी रहो, सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन बनता है वहाँ पे, ये रहा। डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है। अब हम समझा रही हूँ मैं आपको। डिसिप्लिन, कोर फोकस होता है लिंक टू सोशियोलॉजी, डिसिप्लिन भी तो होता है सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी सोशल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम को पढ़ता है, द फाउंडेशन स्टडी ऑफ सोसाइटी। डिसिप्लिन कोर फोकस करता है, सोशियोलॉजी को लिंक करता है। सोशियोलॉजी के बारे में तो हम जानते ही हैं, साइंटिफिक। एंथ्रोपोलॉजी आपके लिए नया वर्ड होगा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी आपके लिए नया वर्ड होता है, चलो इसको समझाते हैं। कल्चर एंड ह्यूमन ओरिजिन्स, जो हिस्ट्री, जैसे पुराना हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री में एशियन कल्चर हो गया। ह्यूमन ओरिजिन मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन, शायद वो एनसीईआरटी में चैप्टर डिलीट हो गया ना, चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का था ह्यूमन इवोल्यूशन करके, हाँ। तो कल्चर इज ह्यूमन ओरिजिन, मतलब पास्ट के बारे में बताता है, पास्ट का कल्चर कैसा था, पॉलिटिकल कैसा था, ह्यूमन ओरिजिन कैसा हुआ। लेकिन जो सोशियोलॉजी होता है ना, वो प्री इंडस्ट्रियल पर फोकस करता है, जो आज के इंडस्ट्रियल है। ये सिस्टर फील्ड, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सिस्टर नहीं रहना चाहिए, कुछ और रहना चाहिए, तो इसको इग्नोर करना।
प्री इंडस्ट्रियल फोकस करते हैं, आज के ज़माने पे इंडस्ट्रियल पर फोकस करते हैं। साइकोलॉजी क्या होता है, इंडिविजुअल माइंड एंड बिहेवियर को पढ़ता है, एक लोगों का माइंड पढ़ता है। आप जाओगे सोशियोलॉजी के पास तो मम्मी पापा भाई बहन एक साथ तो पढ़ा नहीं जाता, या तो आपका पढ़ेगा या तो मम्मी का पढ़ेगा या तो पापा का पढ़ेगा वो, ठीक है, बिहेवियर को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सोशियोलॉजी में है ना, वो लिंक पर्सनल मोटिव टू ट्रेंड्स। यहाँ पे एक से ज़्यादा बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा लोगों को स्टडी करना, ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी करना, ठीक है। इकोनॉमिक में क्या है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। लेकिन सोशल इम्पैक्ट ऑफ वेल्थ एंड मार्केट, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। हम इकोनॉमिक पे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी पर सोशल इम्पैक्ट ऑफ वेल्थ एंड मार्केट, मतलब वेल्थ और मार्केट के सामाजिक जो लोग हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम पावर एंड गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं, गवर्नेंस के बारे में देखते हैं कि पावर कैसे बनता है, कैसे गवर्न होता है, कैसे गवर्नमेंट उसे एग्जीक्यूट करते हैं। बट हाउ सोशल ग्रुप इन्फ्लुएंस पॉलिसी, लेकिन सोशियोलॉजी क्या देखता है कि उस पॉलिसी से जो सोशल सामाजिक जो ग्रुप होता है, वर्ग होता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो देख रहे हो सोशियोलॉजी मतलब कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कैसे ये सारे सब्जेक्ट से लिंक करता है। हिस्ट्री हम में पढ़ते हैं पास्ट इवेंट्स एंड क्रोनोलॉजीज को पढ़ते हैं। क्रोनोलॉजीज ये बोर्ड एग्जाम में शायद 2024-2025 के बोर्ड एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ने ऐसे दे दिया था गांधी जी के मूवमेंट्स वगैरह के बारे में। बहुत बच्चे नहीं समझ पाए थे क्रोनोलॉजिकल क्या होता है। तो पास्ट इवेंट और ऐसा होता है ना क्रोनोलॉजिकल, जैसे क्लास 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, एक ऑर्डर में पढ़े। क्रोनोलॉजिकल वही होता है, एक ऑर्डर होता है। प्रोवाइड एंड सोशियोलॉजी क्या होता है, प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट फॉर सोसाइटी। लेकिन सोशियोलॉजी अभी का फोकस करता है, आज का हिस्ट्री, अभी का करंटली पावर बहुत ही लेस वो हिस्ट्री का डेट यूज करता है। तो देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है। ये इस टेबल को आप कहीं लिख लो, चिपका लो, रट लो, जो करना है कर लो। 100% ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर पर पढ़ते हैं। कोई भी टेंशन मत लेना कि कैसे लिखें या फिर ये सब, मैं आपको इसका पूरा नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन हाँ प्लीज़ लिखो, जब भी पढ़ो लिखो, इससे आपको हैबिट भी अच्छी रहेगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अभी मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल स्टडी सिंपली ट्राई सोसाइटी, सोशियोलॉजी स्टडी कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी, टुडे दे आर वेरी सिमिलर, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी ट्रेडिशनली स्टडी होता है सिंपल ट्राइब्स के बारे में। जो एंथ्रोपोलॉजी है, मैं तो बताई थी पहले कि वो पास्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करता है, या फिर ट्रेडिशनल हिस्ट्री भी कह सकते हो, जो पुराने से चला आ रहा है, सेम ही है। लेकिन जो सोशियोलॉजी है वो स्टडी करता है कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी के, आज के मॉडर्न सोसाइटी। टुडे दे आर वेरी सिमिलर, क्योंकि हम पास्ट से ही तो अपना प्रेजेंट जानते हैं कि भाई जैसे इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिया कब आज़ाद हुआ था, ये सब हम कैसे जानते हैं, पास्ट से ही तो जानते हैं। तो एक दूसरे से इंटर रिलेट होता है, समझे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। आई थिंक हाँ ये चैप्टर खत्म हो रहा है, यहीं पे लास्ट टॉपिक था सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया हो। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, कहीं भी आपको लगे कि नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाल रही हूँ इस वीडियो को एकदम अच्छे से बनाने के लिए, अच्छे से आपको समझाने के लिए। तो ये था चैप्टर 1 सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही इजी नोट्स के लिए चैनल को फॉलो भी कर लेना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फैक्ट बाय आसी।